लोगों का जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने किया था वर्ण विचार, वहाँ कंप्लीट हो गया था वर्ण विचार सभी का, ठीक है। आज जो हम करेंगे व्याकरण के 3 पार्ट में से सबसे फर्स्ट जो मैंने बताया था वर्ण विचार, सेकंड आता है हमारा शब्द विचार, यानी उन वर्णों से ही शब्द बनते हैं और शब्द के प्रकार, शब्द के भेद आदि इस चैप्टर के अंतर्गत आते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा शब्द विचार। अगर देखा जाए तो शब्द क्या है, एक या एक से अधिक जब सार्थक शब्दों का एक समूह बनता है तो वर्णों का जो समूह होता है वो शब्द बनाता है। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को ही शब्द कहते हैं। यानी कि बहुत सारे, जैसे हमने देखा था उसमें शब्द सार्थक और निरर्थक होते, तो लेकिन शब्द किन्हें बोलेंगे, जो सार्थक वर्णों का समूह होगा, ठीक है। जिसमें एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए बिल्ली शब्द है, तो बिल्ली हमारा सार्थक चिन्ह है, नहीं इसका कोई अर्थ निकल कर के, जिन शब्दों का अर्थ निकल कर आता है वो हमारा सार्थक शब्द कहलाते हैं। अगर हम शब्द की परिभाषा करते हैं तो शब्द की परिभाषा क्या होगी, किसे करेंगे हम शब्द, एक या एक से अधिक वर्णों के, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। क्लियर हो गया? यस मैम। ये तो हमारी परिभाषा एक शब्द कहते हैं। अब आता है हमारा शब्द और रूप। शब्द अभी हमने इसकी परिभाषा देखी, उस परिभाषा के अंतर्गत हमने समझ लिया कि एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। देखिए लोग, हम शब्द और जो पद हैं उनको सेम समझ लेते हैं कि शब्द और पद एक है, जबकि शब्द और पद में थोड़ी सी भिन्नता ये होती है कि जब कई शब्द मिलकर के, कई शब्दों के समूह का जो सार्थक व्यवस्था तो वाक्य बन जाता है, वाक्य को हम पद कहेंगे। लेकिन शब्द जब तक वाक्य में नहीं आता तब तक वो शब्द कहलाएगा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ता हूँ, तो ये बना तो किससे है, शब्दों से बना है। लेकिन जब तक अगर ये तीनों एक साथ सीक्वेंस में आ गए, ठीक है, तब तो ये वाक्य बन जाएगा, यानी पद कहलाएगा। लेकिन जब तक ये अलग रहेगा तब तक ये शब्द कहलाएगा। तो शब्द और पद दोनों में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो यही है कि जब वो वाक्य में आ जाते हैं तो वो पद बन जाते हैं, वही शब्द, और जब वो अलग रहते हैं जब तक वो शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यस मैम। आगे आता है हमारा शब्दों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब पता है हमारा, बांटना, डिवाइड करना, भाग करना, है ना। तो अगर हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर होता है, 4 आधारों पर होता है। पढ़ा हुआ है हमने। फर्स्ट नंबर का आता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। सेकंड नंबर पे अर्थ के आधार पर, और सेकंड नंबर का आता है हमारा अर्थ के आधार पर। जिन बच्चों ने नहीं लिख रहा प्लीज वो राइट कर लेना, अभी जो न्यू एडमिशन है।
अर्थ के आधार पर, और थर्ड नंबर पर आता है हमारा रचना के आधार पर। यानी उनकी रचना किस प्रकार से होती है। और फोर्थ प्रयोग के आधार पर। और प्रयोग के आधार पर फोर्थ, जो कि हमने अभी पढ़ा भी था, याद है ना, प्रयोग के आधार Yes, पर ma'am. पढ़े थे, है ना। देखिए प्रयोग के आधार पर हमने जो शब्द पढ़े थे उसको हमने अभी किस में पढ़ा था, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, याद आया। यस मैम। अब इसमें जो फर्स्ट नंबर का अगर हम जब देखते हैं तो फर्स्ट नंबर का आता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि शब्दों की जो उत्पत्ति हुई वो उसके आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अगर हम उत्पत्ति के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण देखते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर कितने कितने भागों में है, 4। यानी शब्दों का जन्म, शब्दों का की उत्पत्ति किस प्रकार है, किस तरह से वो शब्द बने। इसमें हमारा जो 4 प्रकार में अगर हम डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द। फर्स्ट आता है हमारा तत्सम, और नेक्स्ट आता है हमारा तद्भव। नेक्स्ट आता है हमारा तद्भव शब्द। अब देखिए इन टॉपिक्स को हम बाद में अलग अलग टॉपिक्स पढ़ते हैं, तत्सम अलग पढ़ेंगे, तद्भव अलग, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि तद्भव और तत्सम आए कहाँ से। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक पढ़ा था, तो हमें पता होता है ना ये प्रयोग के आधार पर जब शब्दों का वर्गीकरण करा था हमने, तो उसमें से सार्थक और निरर्थक शब्द बने थे, विकारी अविकारी शब्द बने थे, उसके आधार पर हुआ था। यहाँ पर हमारा तत्सम शब्द अगर आपसे पूछा जाता है कि तत्सम शब्द क्या है, तो हमारा आंसर होगा कि उत्पत्ति के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया वो 4 प्रकार के वर्गीकरण शब्दों का किया था उत्पत्ति के आधार पर, और उनमें सबसे पहला होता है हमारा तत्सम शब्द। सेकंड नंबर का आता है हमारा तद्भव, और थर्ड नंबर का आता है हमारा देशज शब्द, और फोर्थ नंबर का आया हमारा विदेशज। यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। Yes, यानी उत्पत्ति के आधार पर हमने 4 तरह का इसमें कर लिया। अब सेकंड नंबर पर हमारा जो सेकंड नंबर पे जो हमारा इसमें तत्सम शब्द आता है, तो तत्सम शब्द में बेटा टाइम का थोड़ा ध्यान रख लिया करो आप लोग। हाँ, फर्स्ट नंबर का जो हमने पढ़ा तत्सम, तत्सम शब्द जो होते हैं वो कैसे कौन से होते हैं। तत्सम शब्द हमारी हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से हैं, अपनी भाषा में जो संस्कृत शब्द आए हैं वो उनका मूल रूप में ही संस्कृत के शब्द रहे, तो वो हो जाते हैं हमारे तत्सम शब्द। यानी कि तत्सम शब्दों का आशय हो गया कि जो शब्द संस्कृत के समान शब्दों से हैं और वे शब्द संस्कृत में हमारी हिंदी भाषा में तो आए हैं लेकिन अपने मूल रूप में उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि एक कपोत शब्द है, कपोत का मतलब आप संस्कृत में पढ़ते हो, क्या होता है कपोत का मतलब? कबूतर। हाँ सॉरी, कबूतर। तो जो हमने कई जगह देखा होगा जब हम व्याख्या पढ़ते हैं या गद्य भाग पढ़ते हैं उसमें कपोत शब्द भी आता है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि जो संस्कृत के शब्द हैं वो एज इट इज इसमें अपने मूल रूप में, उनके मूल रूप में ही जब हिंदी में प्रयोग की जाते हैं तो वे शब्द हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्लियर हो गया? यस मैम। सेकंड हमारा आता है हमारा दूसरा तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द में क्या आता है कि वो शब्द जो हमारे
हिंदी भाषा में प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा संस्कृत भाषा है, लेकिन थोड़ा सा रूप में परिवर्तन हो गया। कुछ परिवर्तन होना ही हमारा तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे कि हमारा कबूतर शब्द है ना, तो ये कबूतर शब्द है, मोर शब्द है, जीप शब्द है, उजाला, तिनका, काटा, इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं वो हमारे थोड़े से परिवर्तन होकर के हमारे इस भाषा में, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे। संस्कृत की भाषाओं का मूल रूप में प्रयोग ना होकर थोड़ा सा परिवर्तन होकर के आना हमारा तद्भव शब्द कहलाता है। क्लियर है? यस मैम। तीसरा यस मैम। देशज। देशज शब्द के अंतर्गत होते हैं कि हमारे देश में, आपको पता है कि हमारे देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो जब हमारे देश के अंदर विभिन्न जाति के लोग रहते हैं और उनकी जो भाषाएं अलग अलग होती हैं, तो वो भाषाओं का प्रयोग जब हिंदी में किया जाता है वो हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। क्लियर? यस मैम। यानी हमारी हिंदी भाषा में जो विभिन्न भाषाओं की और बोलियां जो बोली जाती हैं, उनके शब्द जब हिंदी भाषा में प्रयोग करे जाते हैं, उन शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। और 4th नंबर का विदेशज। विदेशज का मतलब होता है कुछ शब्द हमारे विदेशी भाषा। अब विदेशी भाषा में क्या हो जाता है? विदेशी भाषा में देखो कहाँ कहाँ के शब्द आ जाते हैं, विभिन्न देशों के, जैसे कि उसमें उर्दू भी आता है, उसमें फारसी भी आ जाता है, तुर्की भी आ जाता है, अरबी शब्द भी आ जाता है, पुर्तगाली शब्द भी आ जाते हैं। ये सारे शब्द जब हमारी हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लग जाते हैं तो वो हमारे विदेशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा में आप कूपन शब्द का यूज करते हो, है ना, तो कूपन शब्द हमारा क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द इंग्लिश का है ना। तो मैम कौन सा आप यूज करते हो, बस 1 मिनट लगेगा, तो मिनट शब्द जो है हमारा इंग्लिश भाषा में, लेकिन जब हिंदी भाषा में भी हम उसका प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारे विदेशी शब्दों के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं अंग्रेजी के, फारसी के। फारसी के मतलब होते हैं जैसे इज्जत, फकीर। अब ये शब्द हम इतने ज्यादा इससे हो जाते फैमिलियर कि हमें ये शब्द हमको विदेशी लगते ही नहीं, हमें लगता है कि ये शब्द भी हमारे क्या है, हिंदी मैम भाषा के। इज्जत शब्द विदेशी है? हाँ, इज्जत शब्द विदेशी है? विदेशी, हाँ विदेशी शब्द है, मतलब फारसी शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है इज्जत। जबकि हम इज्जत शब्द का हम कितनी बार यूज करते हैं ना हिंदी भाषा में। यस मैम। इसीलिए इनको विदेशी, क्योंकि हम लोग इनसे इतने फैमिलियर हो जाते हैं कि हमें ये लगता है कि ये हिंदी भाषा के शब्द हैं। इसके अलावा जैसे मौलवी शब्द है, गरीब शब्द है। अब गरीब शब्द तो हम कितना यूज करते हैं हिंदी भाषा में, लेकिन ये भी हमारा फारसी मतलब विदेशी शब्द कहलाएगा। इसके अलावा तुर्की शब्द। अब देखिए तुर्की शब्द का भी हम, जैसे वह मेरे काबू में नहीं आया, है ना, तो काबू शब्द है, तो काबू शब्द हमारा हिंदी का शब्द ना होकर बल्कि हमारा है काबू शब्द तुर्की भाषा का शब्द। इसके अलावा अरबी शब्द, आजाद शब्द, जमाना, फायदा, किताब। ये आप किताब शब्द का इतना यूज कर रहे हैं, लेकिन किताब शब्द भी हमारा कौन सा है, अरबी भाषा का शब्द कहलाता है। इसके अलावा पुर्तगाली शब्द हैं, कमरा। ये सारे शब्द हमारे विदेश से हैं। क्लियर हो गया? तत्सम शब्द में हमने सीखा कि हिंदी भाषा में जब संस्कृत भाषा के शब्दों को ऐसे की ऐसे प्रयोग में लेते हैं वो हमारे तत्सम शब्द। जैसे कि हाँ कुछ बोल रहे? तत्सम शब्द के एग्जाम्पल। तत्सम शब्द के एग्जाम्पल जैसे कपोत शब्द भी बताया था मैंने, कपोत यानी कबूतर होता है, लेकिन कई बार हिंदी भाषा में हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा दिवस, दिवस आप संस्कृत भाषा में पढ़ते हो, है ना, लेकिन स्वतंत्रता दिवस बोल रहे हैं, तो ये स्वतंत्रता दिवस में जो दिवस शब्द है वो हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन हमारी हिंदी भाषा में हम इतना ज्यादा इसके संग यूज करने लग गए हैं तो ये हमें हिंदी शब्द लगने लग गया है। तो तत्सम शब्द की परिभाषा हमने ये सीखी कि जो संस्कृत के शब्द हैं वो अपने मूल रूप में ही संस्कृत में प्रयोग आ रहे हैं, वो तो हमारे तत्सम शब्द हैं। तद्भव में हमने सीखा कि जो संस्कृत के शब्द हैं मैम। हाँ हाँ बोलिए। तद्भव शब्द के अंतर्गत क्या है कि थोड़ा सा रूप में परिवर्तन हो गया उनका और उसके बाद हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, तो वो हमारे कौन से शब्द हो जाते हैं, तद्भव। देशत में हमारे देश में बोली जाने वाली जितनी भी बोलियां हैं उनके शब्द जो बोलियों के
शब्द हैं उनका हिंदी भाषा में प्रयोग देशज और विदेशज जो बाहर से हैं, जैसे अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की शब्द, ये हमारे विदेशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गए यहाँ तक? यस मैम। नेक्स्ट आता है तो Yes, बताया ma'am. था हमने सेकंड नंबर का रचना। रचना के आधार पर देखिए, अभी सबसे पहले किसी चीज की उत्पत्ति होती है ना, जन्म हुआ, और जन्म के बाद उसकी फिर बनावट बननी शुरू होती है। तो रचना का मतलब ये हो गया उसकी रचना करना या बनावट। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद बताए गए हैं। 3 तरह से शब्द बनते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर का आता है रूढ़ शब्द, फिर आता है यौगिक, और थर्ड नंबर पर आता है हमारा योग रूढ़ शब्द। क्लियर? अब देखिए, रूढ़ शब्द क्या है? वे शब्द किसी सामान्य एवं प्रचलित अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं। जो शब्द जो हमारी बोलचाल की भाषा में है, मतलब हम रूटीन में उसको काम में लेते हैं, जिनको प्रयोग करते हैं, वे शब्द हमारे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और अगर इनके खंड कर दिए जाए, टुकड़े कर दिए जाए, भाग कर दिए जाए, तो इनका कोई अर्थ निकल करके नहीं आता। रूढ़ का मतलब जो आपकी बोलचाल के शब्द हैं, प्रचलित शब्द हैं, जिनका हम प्रयोग डेली में कर रहे हैं। कोई भी शब्द, मान लीजिए एक बालक शब्द लिया मैंने, अब देखिए रूढ़ शब्द पढ़ा रही मैं आपको, यानी कि प्रचलित अर्थ वाले मतलब प्रचलित शब्द, हाँ, जो आपके बोलचाल की भाषा में आप प्रयोग कर रहे हो, डेली यूज। प्रचलित मतलब जो काम में लेते हो, आप डेली बोल रहे हो। मैंने एक एग्जांपल लिया, बालक शब्द लिया, ठीक है। अब देखिए बालक शब्द है, तो आपको बालक का मतलब पता है ना, कौन है बालक का मतलब? बच्चा, Yes, ma'am. है ना, एक बच्चा। शिशु के लिए, बच्चे के लिए बच्चा। होता है। लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द है, क्योंकि ये आपके प्रचलित है, या हर व्यक्ति जानता है। आप गांव में भी अगर बोलोगे, शहर में भी बोलोगे, बड़े से बोलोगे, छोटे से बोलोगे, सबको पता है कि बालक मतलब बच्चा है। ये हमारा प्रचलित शब्द है। लेकिन मैंने आपको दूसरा बताया था कि रूढ़ शब्द वो होते हैं जो आप बोलचाल में प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी लाइन मैंने आपको समझाई थी कि अगर इसके खंड कर दिया जाए, इसके भाग कर दिए जाए, तो इन शब्दों का या वर्णों का कोई अर्थ नहीं रहता। मान लीजिए मैंने बा अलग लिख दिया, ल अलग लिख दिया, क अलग लिख दिया, तो इस बा का मतलब अगर मैंने बोला तो आप समझ में आ जाओगे कि क्या से मतलब होता है? नो मैम। नहीं समझोगे। अगर ल का मतलब पूछूंगी या क का मतलब पूछूंगी तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। आप तभी समझोगे जब इन सबको एक साथ मिला के लिखा जाएगा या बोला जाएगा। यानी जिन शब्दों का हम प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन उनका एक प्रचलित अर्थ भी निकल कर आता है, जिसे हम सबको अर्थ पता होता है। लेकिन अगर इसके टुकड़े कर दिए जाएं, उस शब्द के खंड कर दिए जाएं, जैसे चावल शब्द है। अब चावल का मतलब आप हर कोई जानेगा कि चावल मतलब क्या होता है, लेकिन चा अलग, व अलग और ल अलग कर दिया जाए तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होता। तो जिनके खंड कर देने पर जिनका कोई अर्थ निकल कर नहीं आता, वो हमारे रूढ़ शब्द। क्लियर हो गया ये चीज? तो यस मैम। नेक्स्ट आता है हमारा यौगिक। अब देखिए यौगिक शब्द क्या है? यौगिक शब्द कौन से होते हैं? पढ़ा हुआ है ना? मैम जो दो या दो शब्दों से मिलकर बनते हैं, शब्दों या शब्दांशों से। हाँ, जो दो शब्दों से या उनके शब्दांशों से मिलकर तो बनते हैं, और उन शब्दों का एक निश्चित अर्थ भी होता है ना। यानी दो शब्द, लेकिन उन दोनों का अगर आप अलग अलग करोगे, तो जैसे हमने पहले पढ़ा था रूढ़ वाले में कि रूढ़ शब्द के अगर खंड कर दिए जाए तो उनका कोई अर्थ निकल के नहीं आता। लेकिन यहाँ पर दो शब्दांशों से मिलके बने, यानी दो अंश होते हैं, दो भाग होते हैं, उन दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमारा यौगिक शब्द बनता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस मैम। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है बताइए? प्रधानमंत्री। यौगिक शब्द के अंतर्गत आता है हमारा दो शब्दांशों से मिलकर के बनता है ना। इसमें आ जाता है जैसे हमारा प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री का मतलब तो एक ही है ना, निकल कर आया, लेकिन इसके अंतर्गत इसको खंड कर दिए जाए, यानी प्रधान प्लस
मंत्री। अगर इन दोनों का अगर अलग भी कर दिया जाए तो इन दोनों का अलग अलग अर्थ तो निकल के आ रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तब तो ये बन जाएगा हमारा यौगिक शब्द। लेकिन इन दोनों को अगर अलग कर दिया जाए, खंड कर दिए जाए, तो भी इनका अपने आप में एक अर्थ निकल के आ रहा है। प्रधान का मतलब है ना सबसे बड़ा, मंत्री। यस मैम। मैम तो हाँ बोलिए। मैम मैं वो पहले रूढ़ शब्द का पूछा था कि जैसे दिवस शब्द है वो भी रूढ़ ही होगा फिर तो। हाँ देखो रूढ़ शब्द तो होगा दिवस शब्द, लेकिन अगर दी व और स इनको अलग अलग कर दिए जाएंगे ना तो उनका अर्थ निकल करके नहीं आएगा। तो मैम वो भी रूढ़ ही हुआ ना। हाँ रूढ़ शब्द मतलब रूढ़ शब्द क्या हो गया, जो भी आपकी लिखित मतलब जो भी आप भाषा में बोल रहे हो, प्रचलित शब्द बोल रहे हो वो। लेकिन अगर उनमें आपसे पूछा जाए कि तत्सम और तद्भव अलग अलग कीजिए, तब आपको उसको तत्सम शब्द में लिख रहे हैं। लेकिन अगर एग्जाम्पल आप दे रहे हो तो उस रूढ़ में उसको एग्जाम्पल के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। यस मैम। ओके मैम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर प्रधानमंत्री समझ में आ गया, यानी कि वे शब्द होते हैं जिनके हम खंड कर दे जाएंगे तो उन खंड को करने के बाद में भी अपने आप में उसका कोई ना कोई अर्थ निकल करके आएगा। और नेक्स्ट आता है हमारा, या इसका जैसे एक एग्जांपल और, पाठशाला। अब पाठशाला में दोनों को एक साथ मिलेंगे तो पाठशाला का मतलब विद्यालय, लेकिन इसको अगर अलग अलग कर देंगे तो भी हमारा कुछ ना कुछ इसका अर्थ निकल करके आता है। मैम जैसे भोजनालय। हाँ तो भोजन प्लस आलय है ना, भोजन करने के का स्थान, भोजन का स्थान। तो इस तरह से जो आपके शब्द बन तो रहे हैं और अलग करने पर अर्थ निकल के आता है वो हमारा यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। ये रचना के आधार पर है। रचना का मतलब होता है बनावट, बन रही है। सबसे पहले हमने उत्पत्ति, किसी चीज की उत्पत्ति की और उस उत्पत्ति के बाद में हमने उसकी शेप या बनावट रचना किस प्रकार की। से वो समझाई। अब थर्ड नंबर पर हमारा आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। अब योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत पता है क्या है, योग रूढ़ शब्द मैम यौगिक और रूढ़ का मेल होता है क्या ये? हाँ बता रही हूँ, ये इन दोनों का आता है। देखिए हमने रूढ़ में कहा था कि प्रचलित शब्द होते हैं जो हमारी बोलचाल की भाषा में हम इनका प्रयोग करते हैं। सेकंड फिर हमने पढ़ा था यौगिक शब्द जिनके अलग अलग खंड कर दिए, पहले वाले की खंड कर दिए तो कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन अब जो थर्ड नंबर पे हम पढ़ रहे हैं योग रूढ़ शब्द, इसके अंतर्गत इसकी परिभाषा होती है कि दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर के बनते तो हैं, लेकिन दोनों का और जो उसका अर्थ भी निकल कर आता है, लेकिन उन दोनों के अर्थ से जो शब्द बनता है उसका अर्थ तीसरा निकलता है। अब कैसे, जैसे फर्स्ट एग्जांपल नीलकंठ। हाँ मैम जैसे नील मतलब नीला और कंठ मतलब गला और नीलकंठ यानी महादेव। बस आ गया। यस मैम। यस मैम। नीलकंठ हो गया। तो इसमें अगर नीलकंठ का हम अर्थ निकालेंगे तो नीलकंठ का अर्थ क्या निकल कर आता है हमारा, शिव। शिव। दोनों को अगर हम अलग भी कर रहे हैं, अब एक मिनट और दोबारा समझ लो। जैसे हमने यौगिक में पाठशाला लिखा था। अब पाठ का मतलब होता है पढ़ना और शाला का मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर हम पाठ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ तो एक ही निकल कर आया ना, पाठशाला मतलब विद्यालय, पाठशाला मतलब स्कूल यानी पढ़ने का स्थान। मैम पाठशाला भी तो योग रूढ़ ही हुआ फिर। नहीं हुआ बेटा, वही समझा रही हूँ, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल बीच में लिया है। देखो पाठशाला यानी आपका पढ़ने का स्थान, ठीक है, जहाँ आप पढ़ रहे हो। पाठ का मतलब पढ़ना, शाला मतलब स्थान जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर नील का मतलब नीला रंग। अच्छा मैम वो तीसरा नहीं निकल रहा, उन दोनों का मेल का ही निकल रहा है। हाँ तो इन दोनों का जब हम करते हैं तो यहाँ पर हमारा शिव, अब शिव शब्द निकला तो शिव शब्द तो नया शब्द हो गया ना। यस मैम। जिसका कंठ नीला हो, जिसका कंठ नीला हो उसे नीलकंठ बोलेंगे। और नीलाकंठ हमें पता है कि किसका है, शिव जी का। आ गया। तो इस तरह से दोनों का अर्थ कोई तीसरा,
दोनों खंडों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो उस खंडों से कुछ नया शब्द निकल के आता है, अर्थ निकल करके आता है, वो हमारा आता है योग रूढ़ के अंतर्गत। क्लियर हो गया? यस मैम। मैम एक और एग्जांपल दे दो, जैसे दशानन भी तो हुआ मैम। दश आनंद हो गया। हाँ, दश आनंद, आनंद का मतलब होता है सिर, मुख, यानी कि जिसके 10 सिर हों। तो 10 मुख वाला कौन है हमारा? रावण। राक्षस, तो नया रावण। राक्षस रावण। नहीं, रावण आ जाएगा। मैम, तो जो रावण शब्द हो गया वो हमारा हो जाएगा योग। इसमें आपका योग क्वेश्चन रूढ़। कैसे बनकर आता है वो देख लो। चक्रपाणी, चक्रपाणी यानी जिसके हाथ में चक्र होता है, चक्र को चलाने वाला। तो कौन है हमारा चक्रपाणी? कृष्ण जी। विष्णु भगवान। गजानंद, जिसका आनंद गज के समान हो, हाथी के समान जिसका गणेश जी। हो, तो वो गणेश हो जी। जाएगा गणेश जी। तो ऐसे ये शब्द होते हैं जिनका तीसरा अर्थ निकल करके आता है, वो हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब आपका अंदर जो से प्रश्न, पीताम्बर नहीं हुआ गया? पीताम्बर भी इसमें वही आता है, योग रूढ़ के अंदर करती आएगा। अब देखिए आपका प्रश्न किस तरह से बनता है। इसमें प्रश्न होता है कि जैसे आपको 5 या 6 वर्ड दे दिया है, इसमें से आपको एक शब्द प्रश्न बन जाएगा कि रूढ़, यौगिक और यौगिक रूढ़, तीनों शब्दों को अलग अलग उसको डिवाइड करना है। तो उसमें से आपको पढ़कर पता चलाना होगा कि कौन सा शब्द तो यौगिक है, कौन सा योग रूढ़ है और कौन सा रूढ़ शब्द है। कर पाओगे? यस मैम। कुछ कंफ्यूजन होगा क्या? यस मैम। नो मैम। देखो मैम। इजी No, तरीका ma'am. बताऊं कैसे। कई बार हमको आता है लेकिन समझना भूल जाते हैं। आपके पास मान लीजिए 10 एग्जाम्पल इस तरह से दे दिए, तो सबसे पहले आप उसमें यौगिक रूढ़ शब्द देखो, योग रूढ़ शब्द ढूंढो उसमें, कि आपको देखो कि अगर इस तरह का वर्ड है जिसमें कि कोई तीसरा अर्थ निकल कर आ रहा है, तो अपना एक चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट। यहाँ पे योग रूढ़ लिखो, यहाँ पे यौगिक लिखो, यहाँ पे रूढ़ शब्द लिखो। तो पहले उन शब्दों में सबसे पहले क्या ढूंढेंगे हम? योग रूढ़ शब्द ढूंढेंगे। योग वो रूढ़। लिख लिए। अब हमारे पास शब्दों कम रह गए। फिर उसमें से देखो कि यौगिक कौन से हैं जिनका कोई, अगर इनको अलग रूढ़ शब्द देखेंगे कि इनका अगर अलग अलग कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकल के आएगा। और फिर लास्ट में हमारा बचेगा यौगिक शब्द। तो इसीलिए आप यौगिक उसको शब्द। कर सकते हो। ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट आता है हमारा अर्थ के आधार पर। देखो सबसे पहले हमने उत्पत्ति हुई शब्द की, शब्द की उत्पत्ति के बाद में उसकी रचना हुई है ना, बना, वो बनावट बनी उसकी, और उसके बाद में उस जो बनावट बनी उसका अर्थ निकल कर आता है। तो इसलिए थर्ड नंबर पर अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। मैं इसलिए ये चीज समझा रही हूँ आपको जिससे कि आप याद तो सब कुछ कर लेते हो लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा कब लिखना है। ठीक है, आपने ये तो याद कर ली कि 4 पार्ट होते हैं, शब्द का वर्गीकरण 4 के आधार पर होता है, लेकिन आप याद ये रखो कि सबसे पहले किसी चीज की उत्पत्ति होती है, फिर उसकी रचना होती है, फिर उसका अर्थ निकलता है और फिर उसका प्रयोग होता है। क्लियर हो गया? यस यस मैम। अब याद रहेगा सीक्वेंस में। हाँ, यस अब मैम। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अगर हम अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो हमारा वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार दो। से। सबसे पहले होता है हमारा सार्थक, सार्थक। और दूसरा होता है हमारा निरर्थक। निरर्थक। अब सार्थक का मतलब हमें बिल्कुल साफ समझ में आता है कि सार्थक यानी कोई काम मेरा सार्थक हो गया, नहीं पूरा। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जिसका अर्थ निकल रहा है वो सार्थक। मान लीजिए आप कहीं गए, मेरा जाने से वहाँ काम हो गया, तो मेरा आप बोलोगे मेरा काम पूरा हो गया, मेरा जाना सार्थक हो गया, यानी आपके जाने का कोई ना कोई अर्थ निकला। ठीक है, मेरा वहाँ जाना निरर्थक हो गया, यानी आपका जाने से वहाँ कोई फायदा नहीं हुआ, बेकार, कोई अर्थ नहीं निकला जाने का। ऐसे याद रख लोगे। यस मैम। याद करने का तरीका भी मैं आपको बताती जा रही हूँ। इसके अंतर्गत देखो आपका आता है सार्थक शब्द कौन से शब्द होते हैं? हो क्या? यस मैम। चलिए ठीक है, कल कर लेते हैं। ओके, ओके मैम। ओके बाय मैम। मैम। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय बच्चे।